हेलो बच्चों, मैं मानिकपुरी सर हमारे चैनल एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले टॉपिक में कूलॉम का नियम ये हमने समझा और इसके बारे में किस तरह से ये कार्य करता है, किन दोनों के बीच में बल कैसे लगते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। इसके आगे में इनकी एक सीमाएं होती है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो कूलॉम की जो नियम यानी कौन सी परिस्थिति में कौन सी स्थिति में कैसे लगता है, तो यहाँ पर ये भी एक 2 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये हमेशा ये भी पूछा जाता है कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर कूलॉम के नियम की सीमाएं। यहाँ पर है कूलॉम के नियम की सीमाएं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, पहला जो होता है, सबसे पहले हम लोग ये बताए थे कि कूलॉम का नियम जो होता है वो 2 बिंदु आवेशों के मध्य में होता है। अर्थात इसका सबसे पहले जो होता है वो इसका जो आवेश होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए। यानी कूलॉम के नियम तभी लागू होता है जब दोनों बिंदु आवेश हों। यानी यहाँ हम देख सकते हो, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। यानी हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। दूसरा, यहाँ पर ये दूसरा इसकी सीमाएं होती है, क्योंकि आपको एग्जाम में केवल 2 ही सीमाएं लिखनी होती है। तो दूसरा जो है यहाँ कम से कम 2। तो यहाँ दूसरा होता है, यह केवल स्थिर आवेश के लिए ही सत्य है। यानी कूलॉम का नियम तब लागू होगा जब दोनों ही आवेश स्थिर होने चाहिए, यानी एक ही स्थान पर ही होने चाहिए, गतिशील अवस्था में नहीं होना चाहिए, तब यह नियम लागू होता है। तीसरा एक और होता है इसका, इनकी जो बीच की दूरी, जो दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है वह बहुत कम, अर्थात हम देख सकते हैं 10⁻⁻15 मीटर से कम होना चाहिए। यानी हम यहाँ देख सकते हो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनकी बीच की दूरी भी निर्भर करती है। यदि अधिक दूरी हो जाएगा तो इसमें कूलॉम का नियम लागू नहीं होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर उनकी जो सीमाएं हैं वो 3 सीमाएं हैं। आपके एग्जाम में केवल 2 सीमाएं लिखने के होते हैं, तो आप तीनों में से कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके कूलॉम के नियम की सीमा। अब उसमें ये भी हम लोग एक पढ़े वहां पर कि जो कूलॉम का जो नियम था के नियम, यानी यहां पर हमने ये देखा कि F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1/Q2 यहाँ पर R²। यहां पर हम लोग K की बात की है, वहां पर कूलॉम के नियम में K जो होता है ये पराविद्युतांक होता है। इसको क्या कहलाता है यहाँ पर? पराविद्युतांक। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा एक टॉपिक इस पे, जैसे हम लोग तो पहले देख लिए, सीमाएं देख लिए। अब वहां पर आपके मन में ये दुविधा आ रही होगी कि वो K क्या है, वो वास्तव में होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं इसको पराविद्युतांक कहा जाता है। ये माध्यम पर निर्भर करता है, जैसे हमने पहले ही बताए थे कि ये इसके अलग अलग मापन पद्धति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ देख सकते हैं, एक बार कूलॉम के नियम से वापस थोड़ा सा इसका पराविद्युतांक के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं
माना कि दो आवेश Q1 और Q2, दो आवेश क्या ले सकते हैं यहां पर, Q1 और Q2, एक दूसरे से 8 दूरी पर स्थित है या रखे गए हैं। तो मान लेते हैं यहां पर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से 8 दूरी पर स्थित है। यदि इनके बीच वायु या निर्वात हो तब लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहां आप इसको समीकरण हम इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं या समीकरण 1। तो यहाँ पर F 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन 0 दोनों आवेशों के बीच विद्युतशीलता, यानी यहाँ देख सकते हो जहाँ एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात में विद्युतशीलता, इसको देख सकते हैं यहाँ पर विद्युतशीलता कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है ये वायु या निर्वात में विद्युतशीलता होती है। थोड़ी अब इसी यदि आवेश के बीच अगर हम कोई माध्यम रख दें, अभी यहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है। अब यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ लगाते हैं K क्या है, एक माध्यम हो गया, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, क्योंकि दूरी वही है, आवेश वही है, केवल यहाँ पर माध्यम बदल गया। तो जब माध्यम बदल गया तो यहाँ पर एक K क्या लगा दिए, यहाँ पर एक पहचान के लिए यहाँ पर K यहाँ एक माध्यम में है जिसके लिए यहाँ पर K नियतांक लगा दिए। अब समीकरण 1 में 2 का भाग कर देते हैं। समीकरण 2 का भाग देने पर तो हम यहाँ पर जब भाग करते हैं तो इसको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर माध्यम है, क्योंकि ये अलग माध्यम में है, तो हम इसको F1 या F डैश से भी दर्शा सकते हैं, या हम इसको F डैश से कर देते हैं क्योंकि माध्यम बदल गया। तो यहाँ भी देख रहे होंगे कि ये भी एक बल है, यहाँ भी ये भी एक बल है, लेकिन ये माध्यम में रखा हुआ है और ये वायु या निर्वात में रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 को 2 से भाग कर देते हैं। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, फिर यहाँ पर हम लोग भाग कर दिए, यहाँ पर आ गए यहाँ पर F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर दोनों को बटे में लिखे हैं। अब जब हम इसको जब एक साथ लिखेंगे तो किस तरह से लिखा जा सकता है, तो F अपॉन F डैश बराबर लिख सकते हो
ये गुणा है बटे का बटे, फिर ये बटे का बटे है, तो ये जो नीचे वाली संख्या कहाँ चले जाती है, ऊपर चला जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू, हम बटे को किस में बदल रहे हैं, गुणा में, तो नीचे की सारी जो संख्या होंगी वो ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K अपॉन 1 इंटू में लिख सकते हो, यहाँ पर हो गया R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू में Q2। तो अब यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से ये कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से ये दो ये भी कैंसिल हो गया और ये यहाँ से भी कैंसिल हो, तो क्या बचा हमारे पास f अपॉन में f डैश बराबर k। तो k यहाँ पर क्या होता है, परावैद्युतांक कहते हैं जिसे हम। तो k यहाँ पर आप देख, इसकी परिभाषा लिखा जा सकता है कि वायु या निर्वात में, देखें यहाँ पर परावैद्युतांक वह माध्यम होता है जो वायु और निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में, किसी माध्यम में स्थित पर लगने वाले बल के अनुपातिक यानी उनके अनुपात में के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखा जा सकता है कि जो परावैद्युतांक होता है वायु या निर्वात, जैसे यहाँ लिख सकते हैं वायु और निर्वात में स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल और उन दोनों आवेशों के मध्य अगर कोई माध्यम स्थित है या उनके बीच माध्यम स्थित हो, तो उनके अनुपात को हम क्या कर सकते हैं कि इनके अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये परावैद्युतांक है जिसे हम कहीं पे भी किसी माध्यम होने पर या वायु निर्वात में इसका उपयोग किया जाता है। कहीं पर इसका मान अलग होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि मानक पद्धति के अनुसार इसका मान जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ये आपको ये टॉपिक पसंद आया हो या इस चैनल को इस माध्यम से आप कोई भी सवाल अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।